नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऊष्मा और ताप, जो कि आता है भौतिकी विषय के अंतर्गत। तो बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा तथा ताप, पहले ये जानते हैं ऊष्मा क्या होता है और ताप क्या होता है। ठीक है। ऊष्मा या हीट बोलते हैं जिसे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का संचरण तापांतरण के फलस्वरूप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। याद रखेंगे, वनडे एग्जाम में यही पूछा जाता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है करके। ठीक है। और ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं ताप की। ताप क्या होता है? टेम्परेचर। ऊष्मा रूपी ऊर्जा को जिस इकाई द्वारा मापते हैं उस इकाई को ताप कहा जाता है। ठीक है। ऊष्मा रूपी ऊर्जा को जिस इकाई से मापते हैं उस इकाई को ही ताप कहा जाता है। यदि हम किसी को छूते हैं तो हमें पता चलता है या तो ठंडा है या वो गर्म है। ठीक है। तो यही इसे ही ताप कहा जाता है। ताप में स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं होती। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, तो इसे भी याद रखेंगे। ताप में स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं होती और ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। कुछ स्मरणीय तथ्य ये भी देख लेते हैं। पहला, ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थों का द्रव में बदल जाना गलन कहलाता है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थों का द्रव में बदल जाना गलन कहलाता है। और वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ है गलनांक बिंदु कहलाता है। तो ये भी याद रखेंगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ है वह गलनांक बिंदु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द्रव का एक निश्चित तापमान में गर्म करने के पश्चात गैस में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। ठीक है। द्रव का एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के पश्चात गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हुआ है क्वथनांक कहलाता है। याद रखेंगे, वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हुआ है वह क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तीसरा, जब कोई द्रव एक निश्चित तापमान में गर्म करने के पश्चात ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। ठीक है। जब कोई द्रव एक निश्चित तापमान में गर्म करने के पश्चात, याद रखेंगे, गर्म करने के पश्चात ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ है वह हिमांक कहलाता है। तो अधिकतर बच्चे इसी में ही उलझे रहते हैं। हिमांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। ठीक है। एक दो बार रिवर्स फॉरवर्ड कीजिए और नोट बनाइए, तो ये सब बातें आपको आसानी से समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं। चौथा, वाष्प का एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ठीक है। वाष्प का एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ठीक है। ये वाष्पीकरण की क्रिया है। एक और, ये नीचे आग जल रही है, ऊपर पानी है, एक निश्चित तापमान के बाद ये गैस बन जाती है। ठीक है। और ये भी है वाष्पीकरण सूर्य की रोशनी से। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ऊष्मा की प्रकृति। ऊष्मा की प्रकृति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह समझा जाता था कि प्रत्येक पिंड में ऊष्मा एक भौतिक पदार्थ कैलोरीक के रूप में अंतर्निहित होता है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि निम्न ताप वाले पिंड की अपेक्षा उच्च ताप वाले पिंड में अधिक कैलोरीक होता है। यह भी मत था कि जब एक गर्म पिंड को एक ठंडे पिंड के संपर्क में रखा जाता है तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर कैलोरी तब तक स्वतः प्रवाहित होता है जब तक कि वे तापीय साम्य में
साम्य में नहीं आ जाते, मतलब समान टेम्परेचर में नहीं आ जाते। पर कुछ वैज्ञानिक, विशेष रूप से काउंट रामफोर्ड, ठीक है, यह है काउंट रामफोर्ड और सर हम्फ्री डेवी, ठीक है, ये रहे सर हम्फ्री डेवी, इस विचार से सहमत नहीं थे। ठीक है, पहले कैलोरिक माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि दो कम ज़्यादा टेम्परेचर वाले को एक साथ रख देने से तब तक मतलब उनमें प्रभाव होती है जब तक वो समान टेम्परेचर में ना आ जाए। तो उस मत को ये दोनों नहीं मानते थे, काउंट रामफोर्ड और सर हम्फ्री डेवी। आगे बढ़ते हैं। डेवी ने सिद्ध कर दिखाया कि बर्फ के दो टुकड़ों को रगड़कर पानी प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसकी व्याख्या कैलोरिक संकल्पना के आधार पर कैसे कर सकते हैं। कैलोरिक सिद्धांत के आधार पर पानी की तुलना में बर्फ में कम कैलोरिक होना चाहिए, लेकिन बर्फ के टुकड़ों को रगड़ने पर बर्फ से कैलोरिक का निष्पीड़न होता है तथा घर्षण से प्राप्त पानी में बर्फ की अपेक्षा कम कैलोरिक होना चाहिए। यह तथ्य कैलोरिक सिद्धांत की अंतर्विरोध करता है। अतः यह अनुभव किया गया कि कैलोरिक सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है और किसी अन्य सिद्धांत का पता लगाया जाए। अतः 1840 में ऊष्मा और यांत्रिक कार्य की तुल्यता पर किए गए जूल के कार्य से वांछित सिद्धांत प्राप्त हुए। ठीक, जल के प्रयोग में सिलेंडर में भरे पानी में जब पीतल का पैडल हिलाया गया तो ऊष्मा पैदा हुई। ठीक है, जल के प्रयोग में सिलेंडर में भरे पानी में जब पीतल का पैडल हिलाया गया तो ऊष्मा पैदा हुई। इससे यह अर्थ निकाला गया कि पैडलों की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो गई। दूसरा, ऊष्मा जल अणुओं की अस्त व्यस्त गति से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा जल अणुओं की अस्त व्यस्त गति से उत्पन्न होती है। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अणु गति का ऊष्मा से संबंध है। ठीक है, तो इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अणु गति का ऊष्मा से संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तापमान। गैसों के अणुगति सिद्धांत के विकास के आधार पर यह माना जाता है कि किसी वस्तु का ताप उसके सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, परमाणु तथा अणु के यादृच्छ गति रैंडम मौसम में निहित और औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। तापमान अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। प्राकृतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में इसका महत्व दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के सभी पहलुओं पर तापमान का महत्व है। अब बात करते हैं ताप मापने के पैमाने। अधिकतर इस टॉपिक में रिलेटेड इसी से ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं मैं बताता हूं। ताप का माप क्रम बनाने के लिए पदार्थ की ऐसी दो अवस्थाओं को आधार बनाया जाता है जिसे सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। पिघली हुई बर्फ के ताप को हिमांक तथा उबलते हुए जल के माप को भाप बिंदु कहा जाता है। इस तापों को भिन्न भिन्न पैमानों पर स्वेच्छा से कुछ आंकिक मान दे दिया जाता है तथा इन मानों के अंतर को डिग्री कहा जाता है। ताप मापन हेतु कई प्रकार के पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन आदि। ठीक है, बारी बारी से इन्हीं बारे में चर्चा करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन आदि। तो पहले बात करते हैं सेल्सियस पैमाने। सेल्सियस पैमाने में हिमांक 0 अंश सेल्सियस पर तथा भाप बिंदु 100 अंश सेल्सियस पर निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे, हिमांक 0 अंश सेल्सियस तथा भाप बिंदु 100 अंश सेल्सियस के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 अंश सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो इससे रिलेटेड दोस्तों प्रश्न ये आपसे पूछ लिया जाता है कि सामान्य रूम का टेम्परेचर सेल्सियस के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो सामान्य रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 अंश। याद रखेंगे, नोट बनाते जाइए। यदि आपसे पूछ लिया जाए सामान्य रूम का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताओ, तब क्या बोलेंगे? तो 69.8 बोलेंगे। 69.8 फ़ारेनहाइट। ठीक है, वही यदि आपसे केल्विन में पूछ लिया जाए तो 294
67.15 केल्विन। सामान्य रूम मतलब सामान्य रूम कमरे की टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। केल्विन में पूछ सकता है, यदि तापमान में पूछे तो आप बोलेंगे 21 अंश सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में बोले सामान्य रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो आप बोलेंगे 69.8 फ़ारेनहाइट। यदि वही केल्विन में पूछ ले रूम का टेम्परेचर, अधिकतर रूम और मानव शरीर के बारे में ही पूछ लिया जाता है, तो केल्विन में पूछे तो 294.15 केल्विन, ठीक है। और एक रैंकिंग भी होता है दोस्तों, तो रैंकिंग से अधिकतर प्रश्न नहीं आता, लेकिन आप जान लीजिए यदि सामान्य रूम का टेम्परेचर रैंकिंग पैमाने पे कितना होना चाहिए करके पूछे आपसे, तो 529.47, ठीक है। 529.47 रैंकिंग होना चाहिए, ठीक है। यदि रूमर में पूछे तो 16.8 रूमर, ठीक है, याद रखेंगे 68.8 रूमर होना चाहिए एक सामान्य रूम का टेम्परेचर। तो ये तो थी रूम की बातें। यदि आपसे पूछ ले शरीर की तापमान कितना होना चाहिए, स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे 37 अंश सेल्सियस, ठीक है। यदि वही फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सामान्य शरीर है, मतलब स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर, याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। इससे यही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये नोट करते चीजें। स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 37 अंश सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 सेल्सियस। यदि केल्विन में पूछे तो 310.15 केल्विन होना चाहिए सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान। यदि रैंकिंग में पूछे तो 558.27 रैंकिंग। और वही आपसे रूमर में पूछे तो 29.6 रूमर होना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ शरीर का तापमान यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6 से फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछे तो 310.15 केल्विन। यदि रैंकिंग में पूछे 558 रैंकिंग। यदि रूमर में पूछे तो 29.6 रूमर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप नोट करेंगे। ऐसे इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक 32 अंश फ़ारेनहाइट पर तथा भाप बिंदु 212 अंश फ़ारेनहाइट पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। वनडे एग्जाम में इससे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे हिमांक बिंदु है, कहाँ पे भाप बिंदु है, तो ये सब याद रखेंगे। जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है 30 मतलब 32 अंश से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 212 फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। हिमांक और वही भाप बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है, याद रखेंगे। जब बात करते हैं र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना में हिमांक 0 अंश आर तथा भाप बिंदु 80 अंश आर पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। मतलब इसे 80 भागों में बांटा गया है। हिमांक 0 आर तथा भाप बिंदु 80 अंश आर के बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 अंश आर या 1 डिग्री र्यूमर कहा जाता है, ठीक है। यह है र्यूमर पैमाना। बात करते हैं केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में हिमांक 273 के तथा भाप बिंदु 373 के पर निर्धारित किया गया है। हिमांक 373 के तथा भाप बिंदु 373 के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 के 1 केल्विन कहा जाता है। तो ये थी कुछ तापमापी यंत्र। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऊष्मी प्रसार। सामान्यतः पदार्थों को ऊष्मा देने पर उनकी विमाओं, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि होती है। ये सब याद रखेंगे। इस वृद्धि को ऊष्मी प्रसार कहते हैं। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की दूरी बढ़ जाती है।
कुछ पदार्थ जैसे जल, सिल्वर आयोडाइड इत्यादि का विशिष्ट ताप परिसर में ताप बढ़ने पर उनमें संकुचन होता है। जल का यह असामान्य व्यवहार 0 से 4 के बीच तथा सिल्वर आयोडाइड का 80 से 140 के बीच होता है। अब बात करते हैं अवांछित ऊष्मीय प्रसार के बचाव के उपाय। ठीक है, तो दो रेल पटरियों के खंडों के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाली जगह छोड़ दिया जाता है ताप परिवर्तन से रेल पटरियों के स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, क्यों छोड़ दी जाती है करके ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ताप परिवर्तन से रेल पटरियों के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक, लंबी दूरी वाली द्रववाहक पाइपों के बीच बीच में लूप लगाया जाता है। ठीक है, लंबी दूरी वाली द्रववाहकों पाइप के बीच में लूप लगाया जाता है। पेंडुलम घड़ियों में लंबाई परिवर्तन को रोकने के लिए साधारण धातु की जगह इनवार, ठीक है, इनवार जो होता है लोहा और निकिल का मिश्र धातु को इनवार बोला जाता है, नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मग एवं ग्लास बनाने में साधारण कांच के स्थान पर पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। साधारण कांच की तुलना में पायरेक्स कांच का ऊष्मीय प्रसार कम होता है। याद रखेंगे, साधारण कांच की तुलना में पायरेक्स कांच का ऊष्मीय प्रसार कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परम शून्य ताप। ऊष्मागतिक ताप या परम ताप ताप का निरपेक्ष माप है। यह ऊष्मागतिकी का एक प्रमुख प्राचलन पैरामीटर है। ऊष्मागतिक ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जाता है। ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊष्मागतिकी ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव है उसे शून्य बिंदु या परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य न्यूनतम संभव ताप है तथा इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। याद रखेंगे, इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इसका मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मागतिक ताप को दो कारणों से परम ताप कहते हैं। पहला कारण यह है कि केल्विन ने प्रस्तावित किया कि परम ताप किसी पदार्थ विशेष के गुणों पर निर्भर नहीं करता। दूसरा कारण यह है कि आदर्श गैस के गुणों के अनुसार भी यह परम शून्य को इंगित करता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा मापन ऊष्मामिति कहलाता है। ऊष्मा मापने की मात्रक कैलोरी है। याद रखेंगे, ऊष्मा के मापन को बहुत महत्व है। विशेषतः विशिष्ट ऊष्मा को सैद्धांतिक रूप से बहुत महत्व है। इसके संबंध में कई सिद्धांत प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, अवस्था परिवर्तन। ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों में परिवर्तन किया जा सकता है और कुछ अस्थायी यौगिकों को छोड़कर सबका अस्तित्व गैस, द्रव और ठोस इन तीनों रूप में संभव है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर द्रव का ठोस अथवा वाष्प में परिवर्तन निश्चित तापों पर होता है, जिसको हिमांक और क्वथनांक कहते हैं। उपयुक्त दाब पर यदि 1 ग्राम पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किया जाए तो ऊष्मा का एक निश्चित मात्रा या तो उत्पन्न अथवा शोषित होता है। इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ताप की उचित वृद्धि होने पर सब ठोस द्रव में बदल जाते हैं और इसी प्रकार गैसों को निम्नलिखित विधियों से द्रवों में और उसके उपरांत ठंडा करने पर ठोसों में बदला जा सकता है। ठोस के रूप में बदली जाने वाली अंतिम गैस हीलियम है। याद रखेंगे, जिसको ठोस बनाने के लिए द्रव को ठंडा करने के साथ ही उस पर अत्यधिक दाब भी लगाना पड़ता है। प्रत्येक गैस का अपना एक क्रांतिक ताप, ठीक है, होता है। यदि गैस का ताप इससे कम हो तो केवल दाब बढ़ाने से ही उसे द्रव बनाना संभव होता है। अन्यथा सर्वप्रथम ठंडा करके उसका ताप क्रांतिक ताप के नीचे ले आते हैं। द्रव के रूप में बदली जाने वाली अंतिम गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, द्रव के रूप में बदली जाने वाली अंतिम वायु हाइड्रोजन और हीलियम है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का अधिक भाग 2 नियमों पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का ही
दूसरा रूप है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का ही दूसरा रूप है। इसके अनुसार ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है, अतः इसका रूपांतरण तो हो सकता है किंतु उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रथम नियम यह तो बताता है कि दोनों प्रकार की ऊर्जाएं वास्तव में अभिन्न हैं, किंतु यह नहीं बताता कि एक का दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि बिना रोक टोक ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन संभव हो सकता तो हम समुद्र से ऊष्मा लेकर जहाज चला सकते, कोयले का व्यय न होता तथा बर्फ भी साथ साथ मिलती। अनुभव से यह सिद्ध है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह कहता है कि ऐसा संभव नहीं और एक ही ताप की वस्तु से यांत्रिक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह कहता है कि ऐसा संभव नहीं है और एक ही ताप की वस्तु से यांत्रिक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती। समुद्र के पानी से ऊष्मा लेकर उससे जहाज चलाना इसलिए संभव नहीं है, वहां पर सर्वत्र समान ताप है और कोई भी निम्न तापी वस्तु मौजूद नहीं। इस नियम का बहुत महत्व है। इसके द्वारा ताप के परम पैमाने की संकल्पना की गई है। दूसरा नियम परमाणुओं की गति की अवस्था से संबंध रखता है। इस अवस्थिति को मात्रात्मक रूप देने के लिए एंट्रॉपी नामक एक नाविक भौतिक राशि की संकल्पना की गई। ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम का एक पहलू यह भी है कि प्राकृतिक भौतिक क्रियाओं में एंट्रॉपी की सदा वृद्धि होती है, इसमें ह्रास कभी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी की तीसरे नियम, ठीक है, ऊपर दो नियम पढ़े, अब जानते हैं तीसरा नियम के अनुसार शून्य ताप पर किसी ऊष्मागतिकी निकाय की एंट्रॉपी शून्य होती है। इसका अन्य रूप यह है कि किसी भी प्रयोग द्वारा शून्य परम ताप की प्राप्ति संभव नहीं। हाँ, हम उसके अति निकट पहुंच सकते हैं पर उस तक नहीं। ऊष्मागतिकी के प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विकिरण के ऊष्मागतिकी अध्ययन द्वारा एक नवीन और क्रांतिकारी विचारधारा क्वांटम सिद्धांत प्रस्फुटित हुआ। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रयोग के क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये तो आप जानते हैं। विकिरण के ऊष्मागतिकी के अध्ययन के द्वारा एक नया क्रांतिकारी विचारधारा, ठीक है, विकिरण के ऊष्मागतिकी अध्ययन के द्वारा एक नया विचारधारा प्रतिपादित हुआ जिसे क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अणुगति सिद्धांत की बात करते हैं। ऊष्मा की एक उपशाखा अणुगति सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान लघु अणुओं के द्वारा निर्मित है। ठीक है, गैसों के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है और इसके उपयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग तथा शिल्प विज्ञान में इसका बहुत महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्मा अंतरण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण तीन विधियों से होता है। ठीक है, एक चालन, एक संवहन और तीसरा विकिरण। ठीक है, ऊष्मा का अंतरण तीन विधियों से होता है। एक चालन होता है, ठीक है, ये कंडक्शन कहा जाता है, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण मतलब रेडिएशन। पहले दो विधियों में द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता है, किंतु विकिरण की विधि में विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का अंतरण होता है। ये तरंगे प्रकाश की तरंगों के समान होती है, किंतु इसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। संवहन में द्रव अवस्था गैस के परम अंश गतिशील होकर ऊष्मा का अन्यत्र वहन करते हैं। इस विधि का उपयोग पानी अथवा भाप द्वारा मकानों के गर्म रखने में किया जाता है। चालन में पदार्थ के विभिन्न खंडों में अपेक्षित गति रिलेटिव मोशन नहीं होते, केवल ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, बात करते हैं चालन। जब किसी वस्तु के भिन्न भागों को ताप भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, जब किसी वस्तु के भिन्न भिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न होता है तो उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में रखे निम्न ताप वाले कणों को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। फलस्वरूप वस्तु में ऊष्मा उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर गति करते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिससे वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं चालन कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊष्मा स्थानांतरण क्या ऐसा विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं चालन कहलाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं चालन के। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर इसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी चालन के कारण गर्म हो जाता है। ठीक है, जब धातु के एक सिरे को ऐसे पकड़ के यदि आग में रखते हैं इधर, तो पहले इधर तो गर्म होगा लेकिन इधर भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठोस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। याद रखेंगे, ठोस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अतः ठोसों तथा पारे में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि से होता है। ठीक है, ठोस और जो पारा होता है यदि उसमें स्थानांतरण होता है तो केवल चालन विधि से होता है, ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं संवहन। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं संवहन कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं संवहन कहलाता है। द्रव तथा गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। याद रखेंगे, द्रव तथा गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठोस में नहीं होता इसलिए उसकी गति करने विधि को चालन कहा जाता है। जब द्रवों अथवा गैसों में एक स्थान पर ताप दूसरे से अधिक हो जाता है तो वहां के अणु घनत्व कम हो जाने के कारण ऊपर उठने लगते हैं। रिक्त स्थान पर कम ताप वाले अणु आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण पदार्थ का तापमान सामान्य न हो जाए, कहने का मतलब एक न हो जाए। आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में संवहन से संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जलाशयों में उपस्थित जल की अपेक्षा स्थल अधिक गर्म हो जाता है। इसके दो कारण होते हैं। ठीक, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। याद रखेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। जलाशय के विशाल जल आयतन के कारण ऊष्मा वितरित हो जाती है। अधिक तापमान वाले स्थल के संपर्क में जब वायु आती है तो यह चालन विधि द्वारा गर्म होकर फैल जाती है। वायु धाराओं के रिक्त स्थान को भरने हेतु अन्य वायु गति करते हैं जिसे समुद्र समीर उत्पन्न हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि फ्रिज के निचले भाग की गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जो फ्रीजर से टकराकर ठंडी हो जाती है तथा फ्रीजर में उपस्थित ठंडी वायु कम घनत्व के कारण नीचे की ओर गति करती है तथा पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे फ्रिज में जो फ्रीजर ऊपर की तरफ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नीचे से जो गर्म वायु निकलती है वो गर्म होने के कारण ऊपर गति करती है और ऊपर फ्रीजर से टकराकर ठंडी हो जाती है और फिर वापस नीचे आती है और आपके फ्रिज में रखे हुए सामान को ठंडी कर देती है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, तो आप जान गए कि संवहन विधि से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियां निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती, परंतु विशाल दूरी होने पर भी पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है तथा हम पास की आग की ऊष्मा गति शीघ्र ही अनुभव कर लेते हैं। यद्यपि वायु अल्पचालक है तथा इतने कम समय में संवहन धाराएं स्थापित नहीं हो पाती। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दैनिक जीवन में अब विकिरण से संबंधित उदाहरण ये भी जान लेते हैं। हम गर्मियों में श्वेत अथवा हल्के वर्णों के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, संवहन के ही कारण हम गर्मियों में श्वेत अथवा हल्के वर्णों के वस्त्रों को पहनते हैं ताकि वे सूर्य की कम से कम ऊष्मा अवशोषित करें, परंतु सर्दियों में हम गहरे वर्ण के वस्त्र पहनते हैं जो सूर्य को अधिक ऊष्मा को अवशोषित करके हमें गर्म रखें। ठीक है, ठंड के समय में लाद लेते हैं, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो
अंदर बनियान, उसके ऊपर एक टी शर्ट, उसके ऊपर एक शर्ट, उसके ऊपर एक और आता है लक्स इन्फर्नो, उसके ऊपर क्या बोले एक और स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक और जैकेट, तब जाके अपनी जो ठंड है वो खत्म होती है ना। ऐसा तो नहीं करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये थी दोस्तों ऊष्मा और ताप से संबंधित हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। यदि आपको अच्छा लगे कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।